अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से, और ये बात बार बार दोहरा चुका हूं कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश हमेशा से ये रही है कि एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, जो सतही मसाइल हैं, बदकिस्मती से आला भी हैं और सतही भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। तो ये जो सतही मसाइल हैं, इनके हवाले से बात करना बेहद ज़रूरी है। तो शब रोज़ यही मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सियासी नौइयत के मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ होता रहा उसके बारे में यकीनन ये कहा जा सकता है कि आपके इल्म में होगा या आप देख रहे होंगे। तो इन मामलात के ऊपर भी इंशाअल्लाह आगे चलकर गुफ्तगू होगी दीगर सेगमेंट में, लेकिन अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये होती है कि जो सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुकूमत, तबीब वगैरह हम यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ सेहत के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। वो अमूमन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम के दोनों हिस्सों में इस हवाले से बात की जाए। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात और मसाइल भी हैं जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मैसर आता है। तो कोशिश करेंगे ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आज स्टूडियोज़ में हमारे पास बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ज़्यादा मुखील नहीं होऊंगा, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर किस हवाले से काम कर रहे हैं और अपने मसरूफ़ जो स्केजुअल है उसमें से कैसे वक्त निकाल कर यहाँ तक आए हैं, इस हवाले से आज बात करना ज़रूरी है। बड़े ही ख़ास, बड़े ही मोहतरम प्रोफेसर ज़ाहिद अतहर राव साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं, उसके अलावा इल्मी खिदमात भी हैं और दीगर शोबों में भी काम कर चुके हैं। तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और शोबा तिब से वाबस्ता हैं। बड़ी पुरानी वाबस्तगी है, उनके तजर्बे से भी कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज एक मामले और मौजू पर गुफ्तगू करनी है और उसके बाद आगे चल के इंशाअल्लाह किस्मत से अगर मौका मिला तो और बहुत सारे सेहत के हवाले से और दीगर मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। अली अज़हर साहब को भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, सीखने सिखाने का जो अमल है वो जारी रहना चाहिए, इसमें ही शायद इंसानियत की बका भी है। अब ये जिस काम के सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आगही के लिए ये बता दिया जाए कि एनेस्थीसिया का इस्तेमाल जो है, तिब के शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं यकीनन इससे आगाह हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाए ताकि उससे आगही लोगों तक पहुँचे। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बताइए और अपनी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए कि इसका इनेकाद कैसे हुआ है। जी यासिर साहब, हमारा दोनों का ताल्लुक, बल्कि तीनों का ताल्लुक एनेस्थीसिया के शोबे से, जिसे कि आम लफ्ज़ों में बेहोशी का शोबा कहा जाता है। बहुत बिल्कुल सही, हरफ आम में इसको ये कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को बहुत कम अवेयरनेस होती है, क्योंकि जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज़ कोई ऑपरेशन कराना कुछ, तो वो सर्जन्स को जानते होते हैं कि जी सर्जरी मेरी सर्जरी किसने करनी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका एनेस्थेटिस्ट कौन है, बेहोशी किसने करनी। बिल्कुल ठीक है। जबकि सर्जरी ठीक है, जो सर्जन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनेस्थीसिया है, बिल्कुल ठीक, जिसने बेहोश करना है उसका, और उसको फिर दोबारा से अल्लाह के हुक्म से होश में लेकर आना है। बिल्कुल ठीक है। सर्जन ने तो अपने सर्जन ने काट छांट करनी है अपने, उसके बाद तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एनेस्थीसिया का शोबा हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह इसको
बहुत अच्छा हो गया है और हम हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस करते हैं कराची के अंदर, कराची चैप्टर की। तो ये अभी कॉन्फ्रेंस हमारी 11 और 12 मार्च को है, मैरियट में हो रही है, जो कि 41 एनुअल कॉन्फ्रेंस हमारी 41st एनुअल कॉन्फ्रेंस, यानी इतने तवील अरसे से ये सिलसिला जारी है। बहुत खूब। जी, दरमियान में कुछ रह गया, अभी कोविड में 2 साल नहीं हुई हमारी, ऐसे इस तरह से दरमियान में कुछ मिस हुई हैं, लेकिन 41st ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। बिल्कुल ठीक है। ये इसमें हमने पूरे मुल्क से लोग बुलाए हैं और तमाम इंस्टीट्यूशंस को उसमें हमने शामिल किया है। कोशिश हमारी ये होती है कि तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। बेसिकली ये एजुकेट करना होता है हमारे जूनियर लोगों को, ताकि वो एक सेफ एनेस्थेटिस्ट बन सकें। और इस दफ़ा हमारा जो थीम है वो है मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन, एनेस्थीसिया केयर मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं बेहोशी के दौरान डेथ हो गई जी, तो फिर वो एक केसेस चलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वो हमने लेके उसको सामने रखते हुए लिखा कि उसमें हमें क्या टीच करना चाहिए, क्या सेफ्टी जो है ना वो फर्स्ट है, सेफ्टी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उसके लिहाज से हमने ये स्पेशल सेशंस हैं हमारे इसमें तकरीबन 8 से 9 सेशन है हमारे पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर। अच्छा, इसमें हम अपने पैरामेडिक्स को भी शामिल करते हैं, बहुत खूब, क्योंकि वो बैकबोन है हमारे मेडिकल असिस्ट करना काम, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसका हमने एक डेडिकेटेड अलग से एक पैरामेडिक का पूरा एक सेशन रखा, बहुत खूब, और हर साल करते हैं। बिल्कुल ठीक हम है। इसकी कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अलग से भी कॉन्फ्रेंस करते हैं पैरामेडिक्स की, लेकिन अपनी कॉन्फ्रेंस में एक सेशन पैरामेडिक्स का ज़रूर होता है, ताकि उनकी भी आगाही हो, वो भी अवेयर हों कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है इंटरनेशनल, क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं हमारे, ताकि हम वो अडॉप्ट कर लें अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बहुत। तो मेनली तो यही है। इससे पहले हमारी जैसे डॉक्टर असमान ने बताया था कि प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हैं जी, प्री कॉन्फ्रेंस हुआ, तो हर दफ़ा हमारी इस कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में प्री कॉन्फ्रेंस हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होती है, बिल्कुल ठीक है, जो कि सिखाया जाता है कि ये किस तरह से करना है। तो इस दफ़ा हमारी 11 वर्कशॉप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हो रही है। मेरा ताल्लुक चूँकि फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज से है, वहाँ हम एक कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं और एक वर्कशॉप करवा चुके हैं। एक हमारी 10 तारीख को है लास्ट वर्कशॉप, एक हमारी वहाँ पे होगी। तो इस हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस हो जी, और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि एनेस्थीसिया है क्या चीज़। बिल्कुल ठीक है। सर्जन से पहले वो एनेस्थेटिस्ट को अप्रोच करें कि जी आप हमें बताइए कि रिस्क कितना है ऑपरेशन में, क्या ठीक है, चांसेस हैं हमारे, क्योंकि एक पेशेंट लेट्स से कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है जी, ऑपरेशन तो छोटा सा है, लेकिन वो पेशेंट की उम्र 80 साल है, कार्डियक प्रॉब्लम भी है, किडनी प्रॉब्लम भी चल रहे हैं, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है। बिल्कुल ठीक। अब वो सर्जन की डोमेन नहीं जी, ये एनेस्थेटिस्ट की डोमेन, वो डिसाइड करेंगे कि आया ऐसे मरीज को एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, अपनी मॉडिफाई कर लें अपनी हम स्ट्रेटजीज, ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनको कैसे मॉडिफाई करना है डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर हम उसको प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक अभी तक तमाम हॉस्पिटल्स में हैं। पहले पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर्जन ने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन होना है, वो रेफ़र कर देगा हमारी तरफ कि एनेस्थीसिया से प्री एनेस्थीसिया की फ़िटनेस ले लें आप। वो जब हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें एज ए होल देखेंगे। सर्जन ने तो अपना एक अपेंडिक्स देख लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनेस्थीसिया ने एज ए होल पूरे पेशेंट को देखना, केस स्टडी करना पड़ेगा उसको क्या है, हेड टू टो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, वो देखेंगे। फिर अगर उसमें कुछ उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो वो ट्रीटमेंट के लिए हम बता देंगे। अगर वो उसमें हमें फिर अपनी अगर ट्रीटमेंट कुछ ऐसी हैं कि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते उसका ट्रीटमेंट, तो फिर हम उन्हें बता देंगे कि ठीक है, फिर हम अपना जो प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया की टाइप है, जो मेडिसिन है, वो मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट, उसकी कंडीशन के हिसाब से, ताकि वो सेफ एनेस्थीसिया हो। मॉनिटरिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग हमारे पास हर किस्म की मॉनिटरिंग मौजूद है जी। अब वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो कितना सीरियस है
उसको किस किस मॉनिटर की, कुछ तो बेसिक मॉनिटरिंग है जी, जी। वो तो हर पेशेंट में ही लगती हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ स्पेशलाइज मॉनिटरिंग है जो कि उस पेशेंट की कंडीशन के हवाले से फिर हम वो मॉनिटर करते हैं। और यकीनन ख्याल ये है कि बहुत सारे सर्जन शायद कुछ उसमें बारीक मामलात हैं उससे आगाह नहीं होंगे, शायद इसकी वजह से भी मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आई। एक तो हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंसल्टेशन वाली बात है ना, ये कहीं बहुत पीछे रह जाती है। लोग, जैसा भी आपने बताया कि एनेस्थीसिस्ट के पास जाकर उससे कंसल्ट करना, शायद ये रिवाज ना हो। डॉक्टर टू डॉक्टर तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन हो जाती होगी, लेकिन वो जो पेशेंट है उस तक जो है वो जो नहीं जाता। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हर पेशेंट हमारे पास आए। बिल्कुल ठीक है। हम सर्जन्स को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हर पेशेंट जो है ना वो हमारे पास आना चाहिए। हम उसे देखेंगे, एज ए होल देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसकी जो डिजीज़ है उसको मॉडिफाई करना है, उसकी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है तो वो हम करेंगे। और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो हमने मैनेजमेंट करनी है जी, उसका बीपी लो हो गया, हाई हो गया, कम हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, पेशेंट की कंडीशन कैसा है, पेशेंट रिलैक्स है नहीं है, हमने जो सर्जन को ना एक कंडीसिव पेशेंट देना है ऐसा जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। लेकिन वो हमने कैसे करना है ये हमारा डोमेन है कि जी हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, क्या करना है, क्या मॉनिटर करना है हमने, तो वो हम देख के बीट टू बीट मॉनिटर कर रहे होते हैं और उस मॉनिटरिंग के हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते जाते हैं। वो बिल्कुल केस के हिसाब से वेरी करती है। अगर उसकी कंडीशन दौरान ऑपरेशन अगर उसमें कोई तब्दीली आती है, उतार चढ़ाव आता है, ये बड़ा बारीक और हसास मामला है कि इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। और फिर ये जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, अब ये स्पेशलाइज्ड अपनी फील्ड में अगर हैं तो ये जानते हैं कि किस वक्त क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा। अभी कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है ये बहुत अच्छा सुनने में महसूस होता है कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्लिकेशंस इसके अंदर हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सरफेस नहीं हो सके। अब यकीनन इस तरह के प्रोग्राम से या इस तरह की कॉन्फ्रेंस से अवेयरनेस के ऊपर काम होता है तो कैसा फीडबैक मिलता है, और ख़ास तौर पे जो जूनियर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनको हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर जो सीखने सिखाने का मरहला होता है वो थोड़ा सा महदूद हो जाता है या किसी हद तक कम हो जाता है। फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उसके अलावा मैं नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ और आज ये अच्छा मौका है कि हम एनेस्थीसिया के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ न सिर्फ एनेस्थीसिया बल्कि तकरीबन जितने भी डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे सब ने अपनी अपनी एक सोसाइटी बना रखी है। बिल्कुल ठीक है। सारी सोसाइटी सब जगह सोसाइटीज़ हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और उन सोसाइटीज़ का मकसद यही होता है कि अपना अपना शोबा जो है उसको मजबूत करें। बिल्कुल सही। और उसको मतलब उसमें जो भी तरक्की हो रही है, जो भी उसमें इन्वेंशंस हो रही हैं, जो नई नई रिसर्च आ रही है। अब जाहिर है कि एनेस्थीसिया के शोबे में रिसर्च अगर आ रही है तो किसी सर्जन को, किसी फिजिशियन को या किसी उससे कोई दिलचस्पी उसको नहीं होगी, इसलिए कि उसका ताल्लुक नहीं। कार्डियोलॉजी में अगर आ रही है तो हमें थोड़ा सा ये फ़ायदा होगा उससे कि हमें एनेस्थेटिस्ट जो है वो कार्डियक पेशेंट को भी डील करता है। ठीक है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट को भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनको भी, किसी का लीवर ख़राब है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सी हुआ है तो उसको भी हम डील करते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार जो एनेस्थीसिया का है वो ये है कि हमें वी हैव टू डील विद एवरी पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। हर किस्म के पेशेंट को। और उसमें दो सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कि इलेक्टिव सर्जरी होती है जिसमें हमारे पास ये गुंजाइश होती है कि हमने अगर पेशेंट आया और हम ये समझते हैं कि ये अभी फिट नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन उस पेशेंट को मतलब दाखिल कर लेंगे, दवाएं दे देंगे, ये कर लेंगे। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी देन देर हमें सर्जरी करनी है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो एक तरफ उसकी जान है जो ख़तरे में और दूसरी तरफ उसके वो मसाइल हैं जिनसे वो मतलब बिल्कुल नबरदाज़मा हो रहा है। तो हमें फिर अपना एक बैलेंस रख के और उसके बाद फिर ये कि हमें सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो अब ये जैसे आपने इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूछा तो जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि 41st हमारी कॉन्फ्रेंस जो है ये हो रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही होता है कि इसमें वो टॉपिक रखे जाते हैं कि जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे और आजकल का जो रिसर्च और आजकल का जो डेवलपमेंट है, मतलब साइंटिफिक और किसी किस्म का भी डेवलपमेंट आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी रैपिड। बहुत तेज़ी। पहले ये होता था कि 20-30 साल तक कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चली जा रही है, लेकिन अब जो है महीने 15 दिन में ही नए मॉडल्स आएंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी, नई रिसर्च आ जाएगी। और दुनिया भी करीब आ गई है बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि एक रिसर्च अगर वहाँ आई है तो हम उससे लाइल में, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ आती है तो वो मिनटों में यहाँ भी पहुँच जाती है, तो हम भी मतलब उससे आशना हो जाते हैं।
तो उस जो तरक्की और जो मतलब नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नई दवाएं आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं मतलब उसमें, तो उन चीज़ों को अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और हमारी यंग जनरेशन जो इस वक्त है मतलब एनेस्थीसिया में जो डेवलप हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कीन होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है जी। और अच्छी बात यह है कि आज से अगर हम 30-40 साल पहले की सूरत हाल को हम देखें जी, तो पूरे कराची में मेरे ख्याल में कोई 10-12 एनेस्थेटिस्ट होंगे बिल्कुल ऐसे कि जो एनेस्थीसिया देते थे पूरे शहर के लिए। और कराची से अगर आप बाहर निकल जाएं तो फिर वहाँ एनेस्थेटिस्ट का कोई वजूद नहीं था। क्वालिफाइड तो छोड़ दें, वैसे मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि जिसने 2-4-6 महीने की, वो डॉक्टर की ही जिम्मेदारी 4-6 महीने की ट्रेनिंग की हो या कहीं किसी जगह पे काम किया हो। बल्कि ये भी उससे और पहले थोड़ा सा चले जाएं तो एनेस्थेटिस्ट होता ही नहीं था, बल्कि ये होता था कि एक अच्छा ना मशीन होती थी, ना मतलब वेंटिलेटर होते थे, ना मॉनिटरिंग होती थी, कुछ भी नहीं होता था। और ये कि स्वीपर को कहा जाता है कि मास्क रख के और ईथर उसके ऊपर आप डालते रहें और पेशेंट बेहोश हो जाएगा और सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद उसको हटा लिया ईथर को। अगर मरीज़ की किस्मत है उठ गया तो ऑपरेशन कामयाब हो गया, और अगर किस्मत अच्छी हुई ऑपरेशन तो ठीक हो गया लेकिन मरीज़ नहीं बचा। लेकिन ये होता है मतलब इट वॉज वेरी कॉमन, यानी ये कोई मैं कहानी नहीं है, ये मतलब वेरी कॉमन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब आज की तारीख में अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त एनेस्थीसिया में जहाँ पे हम खड़े हैं, एक तो ये कि हमारे पास एनेस्थीसिया की टेक्निक मतलब बहुत अच्छी आ गई है, उसके दर्जे हो गए मतलब हम बहुत स्मार्ट एनेस्थीसिया देते हैं, कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया देते हैं, हर चीज़ हमारे गिरफ्त में होती है। बिल्कुल ठीक है। जो दवा हम देते हैं हमें ये पता होता है कि इतनी देर का इसका इफेक्ट है और इसके बाद इसको हमें दोबारा देना है। बिल्कुल ठीक है। और उसका फिर किस तरीके से हम दवाओं का तोड़ करना है, और उसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग जो है दैट इज़ द की टू सक्सेस। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपकी हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं आप, उसका हर सिस्टम जो है हमारे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तवील एनेस्थीसिया देना पड़ता है किसी पेशेंट को। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जगह काम करता हूँ, कैंसर के पेशेंट हैं वहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल है, तो एक दिन मैंने पेशेंट को 11.5 घंटे का एनेस्थीसिया दिया, सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 8:30 बजे। बिल्कुल ठीक है। मुस्तकिल मतलब है कि पेशेंट एनेस्थीसिया में रही, और अल्लाह का शुक्र है कि जैसी गई थी वो वैसी वापस चली गई, सारी सक्सेसफुल सर्जरी उसकी हो गई। इट वाज ऑल बिकॉज कि मेरे पास मॉनिटरिंग थी, मैं उसका ब्लड प्रेशर देख रहा था, मैं उसका यूरिनरी आउटपुट देख रहा था, मैं उसकी सैचुरेशन देख रहा था, मैं उसका हर चीज़ मतलब है कि वो, और ये पॉसिबल जब भी हुआ कि जब एक तो हमारी ट्रेनिंग काम करने की, और दूसरी ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द की टू द सक्सेस। तो आजकल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूरे जितने भी मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर एनेस्थीसिया की फैकल्टीज हैं, और वहाँ पे जूनियर सीनियर का पूरा एक लेवल है, जिस लेवल से मतलब ट्रेनिंग भी वहाँ पे होती है, वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसी वहीं से पास करते हैं, वहीं सीखते हैं किसी न किसी के अंडर में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप होके वो फिर सीनियरिटी लेवल पे आ जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जूनियर लोग इसमें और आ जाते हैं इसमें। तो ये एक सिस्टम है। और दूसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि पेशेंट को पहले देखना, तो एक ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अब पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी, वहाँ उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है कि भाई जो सर्जरी इलेक्टिव सर्जरी होनी है उसको एक दिन पहले जाके एनेस्थेटिस्ट जो है वो उनको जाकर रिव्यू कर लें। लेकिन कुछ जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ देन एंड देयर पेशेंट आते हैं और मतलब इमरजेंसी होती है, तो वहाँ ये सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन कोई भी एनेस्थेटिस्ट किसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज नहीं करता है जब तक कि उसके वाइटल्स ना देख ले, जब तक कि उसकी रिपोर्ट्स ना देख ले, जब तक कि उसकी ECG और जो भी मतलब रिक्वायर्ड उसका वो है उसको वो करा के, मतलब पहले आप तशफ़ी करेंगे, पहले अपनी तसल्ली करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं, जैसे कि अभी उन्होंने फरमाया कि लिटिगेशन आजकल बहुत प्रॉब्लम है। लिटिगेशन के बाद ये इसके ऊपर एक अलग हम किसी वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो। मतलब कोई भी काम ऐसा आप नहीं बता सकते, किसी भी किस्म ह्यूमन बॉडी ऐसी है, मतलब ह्यूमन नहीं, वैसे भी अगर आप मैकेनिकल काम भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इम्प्लीकेशन। अच्छा, एक तो होती है मतलब कॉम्प्लिकेशन और एक होती है नेग्लिजेंस। जी, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये फ़र्क ये जाहिर करें कि इसमें नेग्लिजेंस क्या है और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है। नेग्लिजेंस वो है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा नहीं, या डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया देके कहीं चला गया, बाहर चला गया, तो ये नेग्लिजेंस होगी। कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, खुदा ना खास्ता उसको कोई मतलब कार्डियक इशू ड्यूरिंग सर्जरी अगर हो गया तो दैट्स ए कॉम्प्लिकेशन, विच वाज नोन, कि उसका पता भी था, और उसको अच्छा ऐसे पेशेंट्स को
अवेयरनेस पता करना, और दूसरी बात है कि उनको काउंसलिंग करना पेशेंट के अटेंडेंट से खास तौर पे, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है कि उनको ये बता दिया जाए। और आमतौर पे जब इस टाइप के पेशेंट होते हैं तो अच्छा, एक हर पेशेंट का कंसल्ट लिया जाता है जी। आप कोई भी सर्जरी होगा, उसका कोई भी अटेंडेंट या उसका कोई भाई है, उसका वालिद है, कोई उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका शौहर है, भाई यहाँ आप लिख दीजिए कि हम सर्जरी करा रहे हैं। अटेंडेंट का एक फॉर्म होता है जो मतलब एक रूटीन की चीज़ है। लेकिन कोई पेशेंट अगर क्रिटिकल होता है तो क्रिटिकल पेशेंट के लिए हम एक हाई रिस्क कंसर्न लेते हैं। वो भी तमाम हॉस्पिटल्स में हाई रिस्क कंसर्न का फॉर्म अलग होता है कि भाई हमारा हाई रिस्क पेशेंट है और नाउ वी आर विलिंग टू गो। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा एक बड़ा अहम सवाल जहन में आया कि ये तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब जगह फॉलो हो रहे हैं, इसको मेक श्योर करना कैसे ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी जगह नेग्लिजेंस की आपने बात की है, वो केसेस नज़र से गुजरे हैं। अब आपको पता है कि जब पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जब कोई काम गलत हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी एक से दूसरे के ऊपर डाल देती है, और यहाँ पर एनेस्थीसिया जिसके ज़िम्मे है अमूमन, बल्कि ज़्यादातर उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी जो है वो आयद की जाती है। अच्छा, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। एक क़त्ल कलामी की माजरा चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक लेने का कह दिया गया है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, बड़ी काम की बातें हो रही हैं, समझने का मौका मिल रहा है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।